तीसरी बार उसके दिमाग की बत्ती जरूर जल जाएगी और वो सोचेगा अरे ये 3.5 है, हम 52 हैं, इसको भी एक ही वोट डालने का अधिकार है, हमको भी एक ही वोट डालने का अधिकार है, तो हम इसके पीछे क्यों चलेंगे? ये हमारे पीछे आना चाहता है तो आए, नहीं आना चाहता भाड़ में जाए, हम इसके पीछे चलने वाले नहीं है। और इस देश में ओबीसी देश का शासक हो जाएगा, ऐसा नेहरू जी को लगता था और इसलिए नेहरू जी ने हमारी गिनती रोक दिया। और नेहरू जी ने हमारी गिनती 1951 में रोका, फिर 1961 में उन्होंने रोक दिया। केवल गिनती ही नहीं रोका, आर्टिकल 340 बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा कि ओबीसी के लिए सरकार आयोग बनाए और आयोग की सिफारिशों को लागू करे, ओबीसी को भी एक अधिकार मिलना चाहिए। नेहरू जी ने आर्टिकल 340 लागू नहीं किया। बाबा साहब को बहुत दुख हुआ, बहुत गुस्सा आया, और जब बाबा साहब को गुस्सा आया तो बाबा साहब ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। उस इस्तीफे में एक बड़ा कारण यह था कि नेहरू ओबीसी के लिए आयोग नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये बात ओबीसी तक पहुंचने नहीं दी गई। तब भी पत्रकारों को रोका गया, ये खबर मत छापो। आर्यल चंदापुरी बिहार के नेता थे, आर्यल चंदापुरी चूंकि बैकवर्ड क्लास का संगठन चलाते थे, उनकी नजर थी, तो उन्होंने देखा, उनको पता चला कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो इस्तीफा दिया है उसमें ओबीसी का मामला है। वो बाबा साहब अंबेडकर के पास गए और कहा पटना आओ, हम आपकी रैली कराएंगे। और जब चंदापुरी जी बाबा साहब की रैली कराना चाह रहे थे तो नेहरू जी पत्थर फेंकवाने का काम रैली पर कर रहे थे। हमें जानने की जरूरत है बाबा साहब ने क्या किया और दूसरे लोग जिनको हम अपना मसीहा मानते हैं, अपना नेता मानते हैं, उन्होंने क्या किया। जब हम जानेंगे तो सही लड़ाई लड़ सकते हैं, सही फैसले ले सकते हैं। और दबाव में आकर कालेलकर कमीशन तो नेहरू जी ने बनाया, लेकिन उसको लागू करने का काम नहीं किया, रद्दी की टोकरी में डालने का काम किया। हमारी गिनती रोकी, हमारा आयोग नहीं बनाया, और बनाया तो रद्दी की टोकरी में डाला, लेकिन हमको पता ही नहीं, हम तो केवल नेता ही मान रहे हैं। और इसके अलावा जिसने हमारे लिए किया, जिसने हमारे लिए इस्तीफा दिया, उसके बारे में भी पता नहीं, उसे नेता मानना चाहिए, उसे मसीहा मानना चाहिए। तो जब जानकारी ही नहीं है तो मानेंगे कैसे? तो पंडित जी लोग कह देते अंबेडकर ने तुम्हारे लिए क्या किया, और हमारा आदमी ये सोचते हुए चला जाता है कि अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट के लिए किया, हमारे लिए तो कुछ नहीं किया। इसलिए समझने की जरूरत है कि ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, आर्यल चंदापुरी, ऐसे तमाम लोग जो थे वो एक साथ मिलकर सबके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे, मगर उस इतिहास को दबा दिया गया। तो 1951 में नेहरू जी ने गिनती रोकी, फिर 1961 में नेहरू जी ही देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने फिर गिनती रोकी। 1971 में जब गिनती का समय आया तो इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी और इंदिरा जी नेहरू जी की सगी बेटी थी, तो इसलिए इंदिरा जी ने भी हमारी गिनती होने नहीं दिया। 1981 में फिर इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी, फिर गिनती नहीं होने दिया। 1991 में नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, और नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे वो दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे, नेहरू जी उत्तर भारत के ब्राह्मण थे। नेहरू जी को जो बात समझ में आती थी कि अगर गिनती हो गई तो जवाहरलाल नेहरू पहला और आखिरी ब्राह्मण प्रधानमंत्री देश का हो जाएगा, इसके बाद कोई दूसरा ब्राह्मण देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ये बात दक्षिण भारत के ब्राह्मण नरसिम्हा राव को भी समझ में आती थी और उन्होंने भी ओबीसी की गिनती नहीं होने दिया। फिर 10 साल बाद मौका आया 2001 में, तो 2001 में कौन देश का प्रधानमंत्री था? अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। अपने कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा में सब लोग खराब हैं, केवल अटल जी बढ़िया नेता थे, और श्रद्धेय अटल जी भी कहते हैं। और वही लोग पुरानी पेंशन की लड़ाई भी लड़ते हैं, उनको पता ही नहीं है पुरानी पेंशन खत्म करने का काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, उन्हें नहीं पता है ओबीसी की गिनती रोकने का काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, उन्हें नहीं पता है। अटल बिहारी नेहरू के विरोधी थे, विपक्षी दल के नेता थे। चलो नेहरू ने गिनती रोकी, बात समझ में आती है, इंदिरा ने गिनती रोकी, बात समझ में आती है, नरसिंह राव ने गिनती रोकी, बात समझ में आती है। अटल जी तो विपक्षी दल के नेता थे, विपक्षी पार्टी के नेता थे, और उनकी सरकार बन गई, उन्होंने गिनती क्यों रोकी, ये बात समझने की जरूरत है।
क्योंकि नेहरू जी भी ब्राह्मण थे, इंदिरा जी ब्राह्मण की बेटी थी, नरसिंह राव भी ब्राह्मण थे और अटल जी भी ब्राह्मण थे। जो बात कांग्रेस के ब्राह्मण को समझ में आती थी वो बात बीजेपी के ब्राह्मण को भी समझ में आती थी कि अगर ओबीसी की गिनती हो गई तो अटल बिहारी वाजपेयी आखिरी ब्राह्मण प्रधानमंत्री हो जाएगा। ये बात अटल जी को भी समझ में आती थी और अटल जी ने भी हमारी गिनती नहीं होने दी। 2011 का समय आया और 2011 का समय आया तो अमन मेश्राम साहब ने भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से 51,000 प्रोग्राम पूरे भारत में लगाए। क्या लिखा जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती। और ये पर्चा जितने ओबीसी के नेता थे सबके घर में भिजवा दिया। ओबीसी के नेताओं ने पढ़ा जानवरों की गिनती होती है, ओबीसी की गिनती नहीं होती। तो ओबीसी के नेताओं ने 2010-11 में संसद में हंगामा खड़ा कर दिया कि जानवरों की गिनती करते हो, हमारी नहीं करते। हंगामा खड़ा हो गया तो मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह जी सामने आए और कहा हम गिनती करें। हम लोगों को लगा मनमोहन सिंह जी सरदार है, सिख है तो इस बार गिनती हो जाएगी। कोई ब्राह्मण फैसला करने वाला नहीं है, इस बार एक सरदार फैसला करने वाला है, न्याय हो जाएगा। पार्लियामेंट में मनमोहन सिंह ने कह दिया गिनती करेंगे, लेकिन आरएसएस कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने गुप्त मीटिंग किया और प्लान तैयार किया। अगर ये गिनती हो जाएगी तो नेहरू जी ने रोका, इंदिरा जी ने रोका, नरसिंह राव ने रोका, अटल जी ने रोका, तुम्हारे पूर्वजों ने रोका, हमारे पूर्वजों ने रोका। तुम्हारे पूर्वज भी विद्वान थे, हमारी पार्टी के पूर्वज भी विद्वान थे, सारे विद्वान ब्राह्मणों ने मिलकर रोका। तो अभी हम लोग कर लेंगे तो फिर हमारे साथ ही गलत होगा। तो उन लोगों ने क्या किया, मनमोहन सिंह को अधिकार ही नहीं दिया फैसला लेने का। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, फैसला लेने का अधिकार उनके पास होना चाहिए था, मगर मनमोहन सिंह को अधिकार नहीं दिया फैसला लेने का। फैसला लेने का अधिकार प्रणब मुखर्जी को दिया और फिर एक ब्राह्मण के हाथ में फैसला लेने का अधिकार चला गया। प्रणब मुखर्जी बंगाल के ब्राह्मण थे। पहले हम लोग ये जानते थे कि प्रणब मुखर्जी जी सेकुलर है, सब लोग मानते थे सेकुलर है। जब राष्ट्रपति पद से रिटायर हुए तो आरएसएस की शाखा में चले गए। तब लोगों ने कहा अरे हम लोग तो ऊपर ऊपर देख रहे थे, अंदर देख नहीं पाए थे, अंदर से संघी थे, ऊपर से सेकुलर थे। तब लोगों को समझ में आया। तो प्रणब मुखर्जी जी भी ब्राह्मण थे तो उन्होंने भी हमारी गिनती नहीं होने दिया। संघ के लोगों ने गिनती नहीं होने दिया और गिनती के मुद्दे को दबाने के लिए 2 नमूने पूरे भारत से खोज लिए। हरियाणा से बाबा रामदेव और महाराष्ट्र से अन्ना हजारे। एक ने कहा काला धन वापस लाएंगे, दूसरे ने कहा भ्रष्टाचार मिटाएंगे, जन लोकपाल लाएंगे। और हंगामा खड़ा हो गया। कहा कि तब तक रामलीला मैदान से नहीं जाएंगे जब तक जन लोकपाल नहीं आएगा। ऊपर भले चले जाएंगे, रामलीला मैदान छोड़कर नहीं जाएंगे। हम लोगों को पता चल गया कि ये लोग गिनती का मुद्दा दबाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, दिल्ली में रामलीला मैदान पे 1 सितंबर 2011 को रैली रखा। हम ओबीसी को लोगों को कह रहे थे चलो दिल्ली तुम्हारी गिनती का मामला है। तो ओबीसी के लोगों का जो दिमाग है वो टीवी देख देख कर बनता है। अब टीवी पर अन्ना हजारे दिखाए जाने लगे, ओबीसी की गिनती का मुद्दा गायब हो गया। अब ओबीसी का दिमाग तो उतना ही चलता है जितना टीवी दिखाती है। अब टीवी दिखा रही अन्ना हजारे, हम कह रहे हैं जाति जनगणना। तो ओबीसी को लगा यार पटेल जी की बात अभी मानने की जरूरत नहीं है, अभी भ्रष्टाचार खत्म करने की जरूरत है। तो टीवी अखबार वालों की बात ओबीसी के लोगों ने माना। और ओबीसी के लोग हमें क्या कहते थे, पटेल जी पहले भ्रष्टाचार मिटा लेते, बाद में गिनती का मामला देख लेंगे। जब देश आजादी के कागार पर खड़ा था, अलग अलग समाज के लोग इस बात की लड़ाई लड़ रहे थे कि उनको क्या मिलेगा आजादी में, मगर ओबीसी के लोगों को इसकी कोई चिंता नहीं थी। वो केवल आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। जब मंदिर आंदोलन चल रहा था तो ओबीसी के लोगों को अपने मंडल कमीशन में हक अधिकार की चिंता नहीं थी, वो मंदिर बनाने के लिए जा रहे थे। और जब गिनती का मामला 2011 में खड़ा हुआ तो ओबीसी की गिनती की चिंता खत्म हो गई और अन्ना हजारे की जान बचाने की चिंता उनके ऊपर बहुत ज्यादा हो गई। तो ओबीसी के लोग कहां चले गए,
अन्ना जी के आंदोलन में चले। मैंने कहा कि जिस दिन ओबीसी की गिनती का मुद्दा दब जाएगा उस दिन अन्ना हजारे अखबार के पन्ने से गायब हो जाएगा। अभी गायब हो गया, पता नहीं कहाँ है। मैं महाराष्ट्र दौरे पर था तो मैंने महाराष्ट्र वालों को पूछा, अरे भाई अन्ना जी नहीं दिख रहे, कहाँ है, कुछ पता है क्या आप लोगों को? तो उसमें से एक आदमी ने कहा, पता तो नहीं है, अखबार में एक दिन खबर आई थी, अन्ना जी ने कहा कि हमारा इस्तेमाल हो गया। तो हमने कहा अब पछताए का होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछताने से क्या मतलब है? तो फिर हमारी गिनती के मुद्दे को दबा दिया। और ओबीसी का जो इतना बड़ा मामला हम लोगों ने उछाला था तो आरएसए बीजेपी के लोगों ने सोचा कि ओबीसी का मुद्दा जो उछाला गया है तो इसका फायदा उठा लेते हैं। और नरेंद्र मोदी का मुखौटा मोहन भागवत ने लगा लिया, नरेंद्र मोदी को आगे किया, कहा ओबीसी का प्रधानमंत्री। मोदी जी ने भी कहा मैं चाय बेचने वाला, मैं नीच जाति का, मेरा लोग अपमान करते हैं। हमारे लोगों ने सोचा एक तो चाय बेचने वाला, ऊपर से नीच जाति का, मतलब गरीब भी है और पिछड़ी भी है। हम भी गरीब हैं, हम भी पिछड़ी हैं, नरेंद्र मोदी भी गरीब है, नरेंद्र मोदी भी पिछड़ी जाति का है। अगर इसको प्रधानमंत्री बना देंगे तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तो पिछड़े वर्ग के लोगों ने नरेंद्र मोदी को बना दिया। और कैसे ना बनाते, कहा काला धन वापस लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख डालेंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और क्या कहा किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे। तो कौन नहीं बनाता? सबको लगा कि अब तो देश में बहुत बड़ा क्रांति आने वाली है मोदी के माध्यम से, तो मोदी को 14 में वोट दें। 14 नारा भी लगाया, सबका साथ सबका विकास, तो लोग और खुश हो गए। और अपने लोग तो समझदार हैं, समझ गए पहले साथ देना पड़ता है बाद में विकास होता है, तो साथ दे दिया 14 में। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए। 314 ओबीसी के बच्चे जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे, मतलब आईएएस की परीक्षा पास किए थे, 2015 में उनकी नियुक्ति को रोक दिया और ओबीसी के पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। फिर ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दिया, फिर बजट में ओबीसी को कुछ नहीं दिया। अब नारा ही चल रहा है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, और एक एक चीज बेची जा रही। नारा चल रहा सबका साथ सबका विकास और रोज एक चीज बेची जा रही, रोज बेची जा रही, रोज बेची जा रही, रोज बेची जा रही। तो हमने कहा कि नारा बदल गया है देशवासियों, थोड़ा सावधान हो जाना। अभी वो सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और पता नहीं क्या क्या जोड़ रहे हैं, लेकिन आप लोग सावधान हो जाना। अब सबका साथ सबका विकास नहीं रह गया, सबका साथ अडानी अंबानी का विकास, बाकी सबका सत्यानाश, ये नारा हो गया है। थोड़ा सावधान हो जाना, तो सावधान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ओबीसी के लोगों को सबसे ज्यादा सावधान होना जरूरी है। आप मूर्ख से मूर्ख आदमी खोज लो और उसको कहो कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारो, मारेगा? बोलेगा ठीक है आप हमको मूर्ख समझते हो तो हम मूर्ख हैं मान लेते हैं, लेकिन इतने मूर्ख नहीं है कि हम अपना पैर अपने हाथ से काटेंगे। अरे मूर्ख से मूर्ख आदमी अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारता है। मोदी जी मूर्ख थोड़ी, मोदी जी मूर्ख हैं, मोदी जी मूर्ख नहीं है और आप उनको मूर्ख कह भी नहीं सकते। देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री को आप मूर्ख कैसे कह सकते हो? अगर मूर्ख से मूर्ख आदमी अपने पैर को अपने हाथ से नहीं काट सकता, तो मोदी जी अगर ओबीसी अपने को कहते हैं तो ओबीसी के पैर पर कुल्हाड़ी क्यों चल रही? सुप्रीम कोर्ट में क्यों लिख करके दे दिया कि ओबीसी की गिनती नहीं करेंगे? इसका मतलब यह है मोदी जी मुख नहीं है, मुखौटा है। मोदी जी कुल्हाड़ी चलाने वाला हाथ नहीं है, मगर कुल्हाड़ी में लगने वाली लकड़ी जरूर है। मोदी जी हाथ से कुल्हाड़ी नहीं चला रहे, मगर कुल्हाड़ी में जो लकड़ी लगती है उस लकड़ी का काम कर रहे हैं। लकड़ी नरेंद्र मोदी है, चलाने वाला हाथ मोहन भागवत है, और ओबीसी के हक अधिकार काटे जा रहे हैं। इसको जितना जल्दी हम लोग समझ जाए उतना अच्छा हो जाएगा। अभी विकास विकास की बात हो रही,
गिनती के बगैर विकास कैसे होगा? अरे भाई डाटा आना चाहिए ना कि ओबीसी में कितने लोग कक्षा 8 पास बेरोजगार हैं, कितने लोग इंटर पास बेरोजगार हैं, कितने लोग बीए पास बेरोजगार हैं, कितने लोग बीएससी पास बेरोजगार हैं, कितने लोग पीएचडी किए हुए बेरोजगार हैं। ऐसे डाटा आएगा तो सरकार उनके विकास की योजना बना सकती है। कितने ओबीसी के लोग कच्चे मकान में रहते हैं, कितने ओबीसी के लोग पक्के मकान में रहते हैं, कितने ओबीसी के पास मकान ही नहीं है, कितने ओबीसी के पास साइकिल है, कितने ओबीसी के पास मोटरसाइकिल है, कितने ओबीसी के पास कार है, कितने ओबीसी के पास कुछ नहीं है, कितने ओबीसी सरकारी नौकरी में है, कितने प्राइवेट नौकरी में है, कितने अपना बिजनेस करते हैं और कितने के पास कुछ भी नहीं है, कितने के पास इतनी जमीन है वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, कितने के पास इतनी कम जमीन है कि उससे उनका जीवन यापन नहीं हो सकता है और कितने के पास जमीन ही नहीं है। ये सारा डाटा आएगा तब सरकार हमारे विकास की योजना बना सकती है, फिर उस पर बजट दे सकती है और फिर उस बजट का इस्तेमाल करके विकास हो सकता है। आपके ग्राम पंचायत में अगर बजट ना हो तो ग्राम पंचायत का विकास होगा क्या? आपके नगर पंचायत में नगर पंचायत के अध्यक्ष के पास अगर बजट ना हो तो नगर पंचायत का विकास होगा क्या? तो जब नगर पंचायत का विकास बगैर बजट के नहीं हो सकता, ग्राम पंचायत का विकास बगैर बजट के नहीं हो सकता, तो ओबीसी का विकास कैसे बिना बजट के हो रहा है? ओबीसी का विकास भी बिना बजट के नहीं हो सकता, लेकिन हो रहा है। कैसे हो रहा है? वो विकास का नारा लगाते हैं और हम मान लेते हैं कि हमारा विकास हो गया। जैसे मान लो आपको पीला करना है तो आपको पीला करने के लिए हल्दी लगानी पड़ेगी, लेकिन हमारे लोग इतने जानकार हैं, इतने समझदार हैं, इनको पीला करने के लिए हल्दी नहीं लगाना पड़ता। इनको दूर से दिखाओ ये हल्दी है तो हल्दी देखकर ही पीले पड़ जाते हैं। जब हल्दी देखकर पीले पड़ जाते हैं तो हल्दी लगाने की क्या जरूरत है? जब विकास का नारा सुनकर ही वोट दे देते हो तो विकास करने की क्या जरूरत है? ये देश में चल रहा है और ये जो सारा देश में चल रहा है इससे सतर्क रहने की जरूरत है। अगर इनसे पूछो चलो ओबीसी के लिए 10 काम अच्छा किया बता दो, एससी के लिए 10 काम अच्छा किया बता दो, एसटी के लिए 10 काम अच्छा किया बता दो, एसटी के लिए 10 काम अच्छा किया बता दो, माइनॉरिटी के लिए 10 काम अच्छा किया बता दो। ये नहीं बता सकते। जब ये नहीं बता सकते तो वोट कैसे लेंगे? अगर आपके घर में आएंगे तो आप कहोगे भाई हम तो किसान हैं, मोदी जी ने आपने तो कहा था किसानों की इनकम 2 गुना कर देंगे, मगर किसानों की इनकम छोड़कर बाकी हर चीज 2 गुना हो गई। क्या क्या 2 गुना हो गई? खाद की कीमत 2 गुना हो गई, पेस्टिसाइड की कीमत 2 गुना हो गई, डीजल की कीमत 2 गुना हो गई, पेट्रोल की कीमत 2 गुना हो गई, गैस सिलेंडर की कीमत 2 गुना हो गई। किसानों की इनकम छोड़कर बाकी हर चीज 2 गुना हो गया। तो आप कहोगे मोदी जी वोट कैसे दें आपको? आपने तो कहा था काला धन वापस लाएंगे, लाया नहीं तो वोट कैसे दें आपको? आपने तो कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, दिया नहीं तो वोट कैसे दें आपको? तो मोदी जी जानते हैं कि अगर ये सब मुद्दे उठ गए तो वोट नहीं मिलेगा। आप कहोगे हमारी गिनती आपने नहीं किया, हमको संख्या के अनुपात में हिस्सा नहीं दे रहे हो, वोट कैसे दें आपको? तो कहा ये सब मुद्दा ही ना उठे इसके लिए टीवी वालों को काम पर लगा दिया। जिसके पास घर नहीं है पक्का और घास फूस की झोपड़ी है, उसकी झोपड़ी में अंटीना निकला हुआ है। निकला हुआ है कि नहीं निकला हुआ? ये अंटीना ही दिमाग खराब कर रहा है। सारा दिमाग खराब करने की जड़ ये टीवी का एंटीना है। ये हर घर में घुस गया। अब ये हर घर में घुस गया तो क्या करता है? शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल ट्राइब से कैसे लड़ाना है उसकी बहस होगी, ओबीसी को एससी से कैसे लड़ाना है इसकी बहस होगी, ओबीसी को एसटी से कैसे लड़ाना इस पर बहस होगी, ओबीसी एससी एसटी को मुसलमान से कैसे लड़ाया जाए इसके लिए उस पर दिखाया जाएगा। दिन रात हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। आज प्राइमरी एजुकेशन चौपट हो गई, हायर एजुकेशन प्रोफेशनल एजुकेशन महंगी हो गई है, किसानों को उनकी फसल का दाम नहीं मिल रहा है, नौजवान पढ़ा लिखा घूम रहा रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई सातों आसमान पर है। इसकी चर्चा टीवी पर नहीं है। ओबीसी एससी एसटी पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें उनके हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, इसकी चर्चा टीवी पर नहीं है। इसकी चर्चा करने की टीवी को फुर्सत नहीं है। टीवी को फुर्सत किस बात की चर्चा करने की है? टीवी को फुर्सत इस बात की चर्चा करने की है कि बागेश्वर धाम का बाबा चमत्कार कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इसकी चर्चा करने की समय। और ये चर्चा जब टीवी कर रही है तो हमारा आदमी जो चमत्कार को मानता है वो भी देख रहा है और जो चमत्कार को नहीं मानता वो भी
टीवी में घुसा पड़ा है कि करता कैसे है ये देख। तो ये करता कैसे है ये देखने में हमारे लोग टाइम लगा रहे हैं, उसमें टाइम बर्बाद हो रहा, पैसा बर्बाद हो रहा, दिमाग खराब हो रहा। एक महिला आ गई पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेकर, टीवी वाले घुमा घुमा कर इधर दिखा रहे हैं, फिर हरियाणा से एक उधर चली गई पाकिस्तान, उसको दिखा रहे हैं। अरे ये कोई मुद्दा है? ये मुद्दे दिखाए जा रहे हैं जिसका हम लोगों से कोई सरोकार नहीं है। ऐसे मुद्दे दिखाए जा रहे हैं और हमारे जो जेन्युइन मुद्दे, अब इतना दुख है आप